चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने 10 अप्रैल को मुल्क में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दाम पर सुओ मोटो नोटिस लिया था। आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। अदालत ने आज अपने रिमार्क्स में कहा, वफाक और सूबे कोरोना वायरस पर एक हफ्ते में यकसा पॉलिसी बनाएं। एक वजीर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और। जितनी गैर मुल्की इमदाद आ रही है, कहाँ खर्च हो रही है, कहाँ जा रही है। सूबाई हुकूमतें कैसे वफाकी हुकूमत का जरिया आमदन रोक सकती हैं। सूबाई हुकूमतों ने जो इक़दाम उठाए उनकी मंजूरी वफाक से लेनी चाहिए थी। सूबों और वफाक के दरमियान तावन ना होने की वजह अना और जिद है। अगर एक हफ्ते में यकसा पॉलिसी ना बनाई गई तो हुकूमत अबूरी हुक्मनामा जारी करेगी। नाजरीन, आज बहुत सारी ख़बरें हैं, मगर ये भी एक बहुत बड़ी ख़बर है कि मीडिया जो फ्रंट लाइन के ऊपर है और आप तक ख़बरें पहुंचा रहा है, उसके 38 जो लोग हैं वो कोविड-19 का शिकार हुए हैं। 2 सहाफ़ी जो हैं वो इसी वबा से इफ़ेक्ट होकर जाँ बहक हो गए हैं। और अब दुनिया भर में ये सवाल किया जा रहा है कि कोविड वबा से जिस तरीके से स्टेट ने अपने आप को और ताकतवर किया है, क्या मीडिया के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद कदगने लगेंगी। और ये भी सवाल उठाया जा रहा है, जबकि तरक्याती ममालिक के अंदर ये बात की गई और मीडिया को इस तरीके से देखा गया कि जो भी इंफॉर्मेशन वो देते हैं तो उसके ऊपर फिर स्टेट अपना बेहतर लाएअमल तय कर पाती है। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ या कि कुछ और हुआ? आइए इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दुनिया में जमहूरी इक़्तिदार रखने वाले ममालिक मीडिया को अवाम में आगाही और शऊर पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया ने कोरोना की वबा के हवाले से सवालात उठाए और वहाँ की हुकूमतों ने इन सवालात के जवाब दिए। इसी तरह कोरोना वबा के हवाले से दुरुस्त मालूमात के लिए लोगों ने मीडिया का रुख इख्तियार किया। इटली और जनूबी कोरिया में टीवी के नाज़रीन में 12 से 15% तक इजाफा हुआ और मीडिया के जरिए इन ममालिक में लोगों को जो हिदायत दी गई, लोगों ने अपने आप को इस वबा से बचने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पर मीडिया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान तनाव की सी सूरत हाल रही। हुकूमत ने मीडिया से नाराजगी का इजहार खुलकर किया। मीडिया की बिल्कुल बात नहीं करते, रहने दें, फ़ायदा ही कोई नहीं। मीर शकील को भी रहने दें, पैमरा की भी बात नहीं करते, वो भी जो कर रहा है नहीं। एक मिनट साहब, बात सुने। देखें, इस मीडिया टॉक का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कोरोना के आगे और कोई एजेंडा लेना तो बात कर, हम अभी खत्म कर देते हैं मीडिया टॉक। कोरोना वबा के दौरान मीडिया को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को खबर से आगाह तो रखना है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जान की हिफाजत भी करनी है। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के मुताबिक कोरोना की वबा के दौरान अपनी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करते हुए 2 सहाफी जान की बाजी हार गए और 38 सहाफी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। 27 अप्रैल को एक सीनियर सहाफी और APP से मुंसलिक जफर रशीद भट्टी का इंतकाल हुआ। हफ्ते के आखिर में 30 अप्रैल को रोजनामा खबरें के क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद अनवर भी सखर में कोविड-19 की वजह से इंतकाल कर गए। सहाफी अगरचे फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हिफाजती किट्स फराहम नहीं की गई। 1 अप्रैल को साबिक मामले खसूसी बराए इत्तलात पर 2 साशी कवान का कहना था कि हुकूमत करंतना मराकज़ और ICU जाकर कोविड-19 पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों को हिफाजती किट्स फराहम करेगी। कोरोना वबा की वजह से जहाँ पर दूसरे कारोबार मुतासर हुए, वहाँ पर मीडिया इंडस्ट्री को भी सख्त नुकसान पहुँचा है। एक तरफ कोरोना वबा तो दूसरी तरफ आजादी ज़ाहिर राय पर पाबंदियाँ। पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2019 से अप्रैल 2020 के दरमियान सहाफियों को सख्त पाबंदियों में काम करना पड़ा। आज़ाद सहाफत और सहाफियों के लिए काम करने वाली तंजीम फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक मई 2019 से लेकर 2020 तक 7 सहाफियों को कत्ल और 4 पर कातलाना हमला किया गया। पाकिस्तान भर में गुज़श्ता 1 साल में सहाफियों और सहाफती अदारों और सहाफियों पर तशद्दुद के 91 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 4 दिन पहले स्वीडन के शहर से लापता होने वाले पाकिस्तानी सहाफी साजिद हुसैन की लाश अपसला में मिली। साजिद ऑनलाइन अखबार बलोचिस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ थे। उन्होंने बलोचिस्तान में जबरी तौर पर लापता होने वाले अफराद पर काम किया था। इससे पहले नैब ने एक 34 साल पुराने केस में जंग और जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील और रहमान को हिरासत में ले लिया। दिसंबर 2019 में एक नई बात अखबार के सहाफी नसरुल्लाह चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई और इल्जाम लगाया कि उनके पास ममनून लिटरेचर था, लेकिन बाद में सिंध हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। मामला इल्जामात और कैद तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान के हर सूबे से सहाफियों को तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा और अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ा। सहाफियों के हकूक और आजादी सहाफत पर काम करने वाली आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस साल रिपोर्ट जारी की, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 145वां है।
गुज़श्ता साल पाकिस्तान को मज़कूरा फहरिस्त में 142वें नंबर पर रखा गया, जबकि 2017 में पाकिस्तान इसी फहरिस्त में 139वें नंबर पर था। यानी हर गुज़रते साल पाकिस्तान में मीडिया के लिए मुश्किलात बढ़ी और मुल्क में इज़हार राय पर पाबंदियां सख्त कर दी गईं। मौजूदा हुकूमत के दौर में सहाफ़ियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ, लेकिन अब वज़ारत इत्तलात में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। शिबली फराज को वफाकी वज़ीर इत्तलात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को वज़ीर आज़म का मामला ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर किया गया। ये बात हो रही है कि शिबली फराज सियासी चेहरा हैं और अब इत्तलात का शोबा असल में आसिम सलीम बाजवा ही संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की तैनाती पर अपोजिशन की तरफ से सख्त रिएक्शन सामने आया। पीपल्स पार्टी के फरतुल्ला बाबर का कहना था कि ये एक खामोश कू है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल का कहना था कि कैसे कोई सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद 2 साल का अरसा मुकम्मल नहीं करता और सियासी है। कोरोना वबा से लड़ने के लिए मीडिया से बेहतर तरीके से काम लिया जा सकता था और अब मीडिया पर करतूनें ज्यादा लगेंगी या कम। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले 50 साल से इन्होंने इसी मुल्क के अंदर सहाफ़त की है, तो इस मुल्क में जो उतार चढ़ाव हुआ है सब को अच्छी तरीके से जानते हैं। तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं और हम मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ के ऊपर उनकी राय से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। हमारे साथ नसीम ज़हरा साहिबा हैं, 24 चैनल के ऊपर अपना प्रोग्राम जो है वो होस्ट करती हैं। तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं, कॉलम निगार हैं, वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमें ज्वाइन करें अफजल भट्ट साहब, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर हैं और इनकी भी एक तवील जद्दोजहद रही है सहाफ़ियों की आज़ादी के हवाले से या उनके हकूक़ के हवाले से। हमें सुहेल वड़ाइद साहब जल्द ज्वाइन कर लेंगे। उनका बड़ा एक मशहूर प्रोग्राम है जियो नेटवर्क के ऊपर और अपना कॉलम से भी वो लिखते हैं जो खासा मशहूर है। सबसे पहले ज़िया साहब आपसे मैं शुरू करती हूँ। अब ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है और ये कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो यकसा उनकी पॉलिसी नहीं है और हुकूमत की पॉलिसी यकसा नहीं है। अगर नहीं होगी यकसा पॉलिसी तो फिर हमें किसी न किसी किस्म का अबूरी हुक्म देना होगा। साथ साथ ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि जो नैब है उसके ऊपर कोई ना कोई मुआहदा होने जा रहा है, यानी कि 18वीं तरमीम को कुर्बान कर लिया जाएगा और नैब के कानून को नरम करके पास कर दिया जाएगा ताकि उससे नून लीग जो है बच जाए। आप देखते हैं कोई दम कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें ही हैं? जहाँ तक 18वीं तरमीम का ताल्लुक है, जब तक हुकूमत वक्त के पास या उन लोगों के पास उन पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो नंबर्स 2/3 मेजॉरिटी के नंबर्स नहीं होंगे, वो नहीं, मैं नहीं समझता कि वो 18वीं तरमीम को कुछ कर पाएंगे। और जहाँ तक नैब के साथ लेन देन की बात है अपोजिशन के साथ, मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन जो है जो पिछले 3 सालों में नैब की वर्स्ट काइंड ऑफ एक्शन को सफर कर चुकी है और उसकी हकीकत जान चुकी है, वो नैब को हटाने के लिए 18th अमेंडमेंट जैसी कानून को उसके साथ वो कोई बिजनेस करेगी, कोई ट्रेड ऑफ करेगी। यानी आप ध्यान में रखें इस बात को, पिछले 3 सालों में नैब ने क्या किया, किसको पकड़ा उन्होंने, किसके खिलाफ सबूत लेकर आए और किससे पैसे वसूल किए। नैब का जो कुछ भी एक्शंस रहे वो तकरीबन फार्स, और ये अपोजिशन समझ चुकी है इस चीज को और मुझे लगता है कि हुकूमत भी समझ चुकी है, इसीलिए वो कोशिश ये कर रही है। और कोशिश की उन्होंने कि अपने बिजनेसमैन को बचा लें, सिविल सर्वेंट्स को बचा लें, तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेकर आए वो, और वो अभी भी उनके प्रेशर है बिजनेसमैन का और सिविल सर्विस का कि नैब ने अमेंडमेंट्स लेकर आए। तो मैं नहीं समझता कि ये अपोजिशन 18th अमेंडमेंट में कोई लेन देन करेगी। जी नसीम साहिबा, आप क्या समझती हैं कि क्या 18th अमेंडमेंट के अंदर कोई लेन देन हो सकता है? इसलिए चूंकि अगर इसके अंदर आपने चेंजेस लाने हैं तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे सामने है जहां पे उन्होंने 3 सिंध के जो हस्पताल है उनका चार्ज फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि आप अदालती फैसलों के जरिए रोल बैक कर रहे हैं 18वीं तरमीम को। तो
अब अगर ये मुमकिन नहीं है और ऑपोजिशन इसके ऊपर लेन देन करने को नहीं तैयार, तो बार बार वफाकी वजीर जिस तरह के असद उमर साहब ने भी एक बयान दे दिया एक टॉक शो में, फिर आपने शेख रशीद साहब का भी बयान सुना कि जी ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगी और लेन देन होगा, 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा और नैब के लॉ को और नैब के कानून को मजीद नरम किया जाएगा ऑपोजिशन के हवाले से। देखिए, एक तो पहला सबसे बड़ा पाकिस्तान की सियासत या कहीं की सियासत का एक बेसिक फैक्ट है कि मुनीज़े कोई देयर इज नेवर एन एब्सोल्यूट नो और एन एब्सोल्यूट यस। तो इसलिए मुमकिन कुछ भी चीज़ है। एक ये जहन में रखें, जब ये बात भी कही जाती है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए, 108 या 120 इसमें आर्टिकल्स हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई कुन फयकून करे और यकदम हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है कि बातचीत हो सकती है। मेरी एक मेजर लीडर के PMLN से बात हो रही थी 3 रोज पहले, तो उन्होंने बात की कि मसलन ये जो एजुकेशन जो सिलेबस है, उन्होंने कहा कि ये हाँ देखा जा सकता है कि पूरे मुल्क में एक सिलेबस हो। और याद रहे कि और जाबिर साहब विल बेयर मी आउट कि जब ये 18th अमेंडमेंट पे डिस्कशन हो भी रही थी तो मेरा ख्याल है उस वक्त भी PMLN की रिजर्वेशन थी सिलेबस के हवाले से। तो मेरा कहने का मतलब कि कुछ भी मुमकिन है, लेकिन जो हुकूमत बार बार चीज उठाती है, और ये पहली दफा नहीं कि 18th अमेंडमेंट पे डिस्कशन हुई है, अभी तो असद उमर साहब ने कही, लेकिन हमने एस्टैब्लिशमेंट के मुंह से भी बात सुनी है ये, यानी कि वो जो याद है कि कराची में रेंजर्स के जो हेड थे उनसे मैंने सबसे पहले सुना था कि ये तो बड़ा मसला है 18th अमेंडमेंट के बाद तो पाकिस्तान की जो एक इत्ताही है वो रहती नहीं है, और ये फेडरेशन बड़ी कमजोर हो गई है। तो देयर आर वेरियस थॉट्स ऑन दिस, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मुमकिन कि आप इसको यकदम कर दें। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, और फिर प्रोसेस से यानी कि अगर ऑपोजिशन वाले हुकूमत बैठ के सोचती है कि जी इसको कुछ करना चाहिए, हुकूमत को NFC अवार्ड का सबसे बड़ा मसला है, दैट इज द बिगेस्ट इशू दे हैव। लेकिन मैं देख रही थी कि उसमें किसी की रिपोर्ट थी, मेरा ख्याल है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और प्रोग्राम भी था टीवी पे कि परफॉर्मेंस किस तरह रही है प्रोविंसेस की NFC अवार्ड के ये 18th अमेंडमेंट के बाद, और हुकूमत की ये फेडरल गवर्नमेंट की वीक रही है। तो मेरा मतलब इसके बहुत से पहलू हैं, मैं इस पर कोई पर्टिकुलरली आई वुडंट गेट टू एक्साइटेड ऑन दिस। जी, मेरा ख्याल है कि उनसे जो राब्ता है मुंतका हो गया। अब हमारे साथ सुहेल वड़ाइच साहब भी मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपने तो बहुत कुछ लिखा है साजिशों के हवाले से, और पाकिस्तान में कब साजिश नहीं हो रही होती, तो आजकल भी साजिश का जो बाजार है वो गर्म है। और ख़बर यह है कि नैब को कानून को मज़ीद नरम किया जाएगा ऑपोजिशन के हवाले से, और 18वीं तरमीम के ऊपर ले दे होगा। अब सवाल ये होता है कि अगर ये मुमकिन ही नहीं है और उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो फिर मुझे ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन होगा? क्या अदालतों के जरिए पिटिशंस डाल के इसको कम किया जाएगा? इसके पीछे आपको कुछ ऐसा कोई पुख्ता कोई प्लान नजर आ रहा है? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि मुझे इल्म नहीं कि क्या प्लान है, लेकिन बहरहाल अदालत के जरिए तो ये मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस है, जैसे आप बता रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करना पड़ता है, फिर एक कमेटी बनानी पड़ती है, फिर कमेटी में शिकवार जो है वो बहस होती है, फिर हर एक की अपनी रिजर्वेशन होती है, तब कहीं जाकर ये जाके कंसेंसस होता है। तो लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर खास 4-5 जो चीजें हैं, अगर इनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस हो जाए तो अमेंडमेंट जो है या तब्दीलियां हो सकती हैं। लेकिन जो मेजर चीज है, मेरा ये ख्याल है कि जो डेवोल्यूशन की गई है सूबों को, और जो सूबों को इख्तियारात दिए गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर तब्दीली करनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि उसकी बजाय सूबों की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। जो इस वक्त मसला ये आ रहा है कि पहले वफाक ने चूंकि इतने साल ये चलाया था तो उनके पास कैपेसिटी थी, उनको बंदे भी मिल जाते थे, उनके पास मैनेजमेंट भी थी। लेकिन अब जब सूबों के अंदर वो चीज गई है तो शायद वो कैपेसिटी नहीं, या कम से कम वफाक उससे मुतमईन नहीं।
तो भाई उसको वफाक को फिर चाहिए। मगर सोहेल साहब एक बात बताइए कि नसीम साहिबा ने भी इसकी तरफ इशारा किया है, दानिश्वर भी इसके ऊपर बात करते रहे, वो ये कहते हैं कि आखिरकार 18वीं तरमीम को रोल बैक क्यों किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि जो फाइनेंशियल केक है, फाइनेंस का बजट जो है उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो सूबों को चला जाता है, तो जो फेडरल के पास रह जाता है वो सुकड़ जाता है, जिसके तहत ये एक थिंकिंग है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि शायद हमें सूबों को कम बजट देना चाहिए ताकि फेडरल पूल से हम ज़्यादा डिफेंस की तरफ, सिक्योरिटी की तरफ अपनी तरफ बजट खींच लें। ये दुरुस्त है, ये राय होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि दुनिया में जो शिफ्ट है वो डेवोल्यूशन की तरफ है। जितनी मॉडर्न दुनिया है आहिस्ता आहिस्ता चीजें नीचे को ला रही है, तो हम ऐसे वक्त में जबकि हम ये कर चुके हैं दोबारा उसको वफाक में ले जाना मुनासिब नहीं होगा। इसकी बजाय सूबों की कैपेसिटी बनाई जाए, सूबों को रिस्पॉन्सिबल किया जाए बात चीजों का, वहां से टैक्स लेके ऊपर लाया जाए। तो इसकी बजाय चीजें जो हैं उनको डेवोल्यूशन के जरिए जो चीज की गई है, एक तरफ हम कहते हैं एहसास महरूमी है, एक तरफ हम कहते हैं सूबे और बनने चाहिए, एक तरफ हम सूबा बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो फेडरल से प्रोविंशियल की तरफ गए हैं वो भी वापस लेना चाहते हैं। तो ये बात कुछ समझ नहीं आती। ठीक है अफजल भट्ट साहब, आप चूंकि एक लंबी जद्दोजहद करते रहे हैं, फिर मैंने आपको देखा कि हाल ही में भी आपने एहतजाज किया, आपको क्या उम्मीद है नए वजीर इत्तलात से? और एक नए एडवाइज़र को भी लगा दिया गया, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को अलविदा कह दिया गया और एक नए एडवाइज़र ऐसे लाए गए जो एक साबिक जनरल रह चुके हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपको इनसे क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि जो मामलात मीडिया के साथ इस हुकूमत के बिगड़े हुए थे, उन्होंने कुछ रकम भी देनी थी 6 बिलियन रुपए लगभग, वो हालात बेहतर होंगे इस नई टीम के ज़रिए? देखें, एक तो शिबली फराज साहब के आने से हमें जो थोड़ी बहुत उम्मीद है, क्योंकि कल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से पूरे पाकिस्तान में जो प्रेस फ्रीडम डे था उसके हवाले से नेशनल असम्बली के सामने हमारा धरना था और वहाँ शिबली फराज साहब खुद आए, तो वहाँ मैंने उनकी मौजूदगी में जो बात कही उसके बारे में उन्होंने रिस्पांस तो बहुत अच्छा किया। मैंने कहा क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम पहले से तयशुदा था और जब पिछले दिनों वफाकी हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया के हवाले से नया कानून लाया जा रहा था और नए रूल्स बनाए गए थे और PFUJ ने जब उसके खिलाफ एहतजाज शुरू किया तो एबटाबाद प्रेस क्लब के एक प्रोग्राम में मैं और शिबली फराज साहब इकट्ठे थे और वहाँ जब मैंने कहा कि PFUJ इसके खिलाफ तहरीक चलाने जा रही है तो मुझे शिबली फराज साहब ने उस वक्त कहा कि आपको इसकी तहरीक नहीं चलानी पड़ेगी, सोशल मीडिया जो नए रूल्स बने हैं, मैं आपका वकील हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा और अपनी पार्टी के अंदर भी बात करूंगा और आपको इसके लिए PFUJ को तहरीक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ कि PFUJ ने अभी एहतजाजी तहरीक का आगाज ही किया था, हमने सेमिनार किए 2-3 और उसके बाद अभी हमने सूबों में जाना था कि वफाक की जानिब से वो ये ऐलान कर दिया गया कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो कल मैंने यही कहा कि बाज़ औक़ात जो बहुत अच्छा वकील होता है पता नहीं वो अच्छा जज साबित होता है कि नहीं। तो जब हमने पार्लियामेंट के सामने धरने का फैसला किया उस वक्त तक शिबली फराज साहब को हम अपना वकील समझते थे और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दिन जब वो दिन आया तो उस दिन शिबली फराज साहब उससे एक दिन पहले खुद मिनिस्टर बन गए। तो उन्होंने एक दो बातें तो बड़ी खुल के कहीं। देखें, मेरा अपना ख्याल यह है कि प्रेस फ्रीडम के हवाले से तो शायद हमारी को बड़ी मदद ना कर सके शिबली फराज साहब, क्योंकि वो जहां से उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो जहां से प्रेस फ्रीडम हमसे छीनी गई है पिंडी से, ठीक है, वो साथ वाली कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है। इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि शायद प्रेस फ्रीडम के हवाले से शिबली फराज साहब हमारी को बड़ी मदद ना कर सके। लेकिन इन दिनों जो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 2 वक्त की रोटी से एक जर्नलिस्ट मजबूर है। ऐसे ऐसे इदारे मौजूद हैं जिन्हें 1 साल पहले तनख्वाह मिली थी, पूरा साल उन इदारों में तनख्वाह नहीं मिल सकी, बड़े इदारे हैं वो। और जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस है उन्हें 6-6 महीने हो गए हैं, उन्होंने तनख्वाह नहीं दी। तो कल शिबली फराज साहब ने यह कहा है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आपको दूसरी दफा ये धरना ना देना पड़े
कि मैं ईद से पहले वर्करों को वो तनख्वाह देने में कामयाब हो जाऊं। अगर मैं कामयाब ना हुआ तो उन्होंने वादा भी किया है कि मैं धरने में आपके साथ बैठूंगा आके। ठीक है ज़िया साहब, मगर आपने अफजल भट्ट साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि शायद उनके पास वो इख्तियार ना हो जिसकी हमें तवक्को की जाती है। अब सवाल ये है कि तमाम सहाफ़ियों ने शिबली फराज साहब का खैर मकदम किया, इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ओरिजिनल फेस हैं, मगर अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन जनरल आसिम सलीम बाजवा रिटायर्ड को क्यों लगाया गया? इसलिए चूँकि एक फेडरल मिनिस्टर का होना काफ़ी नहीं था, ये स्लॉट क्यों पुर किया गया? और इनके आने से बहुत सारी क्यासा राइयाँ हो रही हैं कि असल में क्या होना चाहता है। कई लोग ये कहते हैं, जिस तरह के सुहेल वड़ाइद साहब का कॉलम है, कि जी वो एक जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ मीडिया को लेके जाना चाहते हैं, मगर हमारा मसला तो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारा मसला ये है कि हमारे ऊपर कदगनें बहुत लगी हैं। देखिए, सबसे पहले तो शिबली फराज को हमें जज नहीं करना चाहिए। उनके वालिद साहब की जो उन्होंने पोएट्री में वैल्यूज सेट किए थे। शिबली फराज जो है वो इस वक्त एक रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर और ऐसी पोर्टफोलियो के मिनिस्टर हैं जो प्रोपेगेंडा करती है हुकूमत की। जब प्रोपेगेंडा करने की आपको जरूरत पड़ती है तो आप झूठ बोलती हैं। तो इसीलिए सारी दुनिया में हुकूमत वक्त जो होती है वो झूठ पे झूठ जरूर बोलती है, फेक न्यूज प्रोड्यूस करती है। और ऐसी सिचुएशन में शिबली फराज की पोजीशन जो है वो बहुत ही अनटेनेबल हो जाती है। वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो एक हुकूमत की प्रोपेगेंडा मिशनरी के हेड हैं वो, और वो उनकी तरफ से झूठ प्रोपेगेंडा निकलेगा, फेक न्यूज निकलेगी। ये हमारा फर्ज है कि हम उनको उस तरह से जज न करें जैसे उनके वालिद साहब की पोएट्री की उन्हें वैल्यूज बनाए। उन्हें एज ए जज करें, एज ए मिनिस्टर ऑफ ए गवर्नमेंट। और वो डेवलपिंग कंट्रीज की जो भी हुकूमत होती है उसकी कोशिश हमेशा ये होती है वो मीडिया को कंट्रोल करे, क्योंकि मीडिया को जब तक वो कंट्रोल नहीं करेगी वो उसकी जो प्रोपेगेंडा मिशनरी है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। और आप देखें 72 साल में जो भी हुकूमत इस मुल्क में आई है उसने कोशिश यही की है कि मीडिया को जो है ना वो कंट्रोल, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करते रहे। और ये जो नई जो सिचुएशन डेवलप होती है, मिसाल के तौर पे कश्मीर के सिलसिले में हम पे बहुत सी कथने लगाई गई थी, फिर टेररिज्म के वार पे और भी हम पे कथने लगी थी, फिर नॉन स्टेट एक्टर्स की जो एक्टिविटीज थी उस पर भी लगी थी। हमने मीडिया की जो कवरेज फ्रीडम है कवरेज करने की वो कम से कम होती चली गई। और अब ये कोविड-19 की वजह से और भी हमारी जो है ना उसका भी एक बहाना बनाकर वो हमें जो है ना एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो डिनाई करते चले जा रहे हैं। और जहां तक आसिम बाजवा की बात है, जो फौजी हैं, जो एक फॉर्मर फौजी, ये तो मुझे तो लगता ही है कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से एक गलत किस्म का डिसीजन लिया गया। क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि फौजी जो होता है इन सर्विस, वो रिटायर्ड फौजी को पसंद नहीं करता किसी ऐसी पोजीशन में जहाँ के उसको शेयर करना पड़े। जैसे आज का एसपीआर का जो चीफ है फौज का, वो कभी ये पसंद नहीं करेगा कि उसके काम में आसिम बाजवा इंटरफेयर करे। तो ये मुझे लगता है कि ये गलत मैंने सिलेक्शन हुआ। हो सकता है कि किसी ने इनको गलत एडवाइस कर दी कि अगर हम बाजवा साहब को बना लें तो हमें बहुत जबरदस्त किस्म की जो नई सोशल मीडिया है उसको कंट्रोल करने में आसानी होगी। हालांकि सिविलियन, आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं ज़िया साहब, बात मुकम्मल करिए, क्योंकि सुहेल साहब से मैं ये बात करना चाहती हूँ। जो आपने बात की, आपने कहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गलत किस्म का मशवरा दे दिया गया है, जिसके तहत उन्होंने एक साबिक फौजी को जो है एक मावने खसूसी लगा दिया गया है। मगर सुहेल वड़ाइद साहब, इससे तो ये एक इम्प्रेशन बढ़ा है कि सब लोग एक ही पेज के ऊपर हैं, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ही पेज के ऊपर है, और अब जाके उस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उस तरीके से एक बयानिया बनाया जाएगा जिस तरीके से साबिक जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में किया गया था, और उनको कहा गया था कि वो मुहाफिज हैं पाकिस्तान के। तो आप समझते हैं कि जो ज़िया साहब कह रहे हैं कि शायद गलत मशवरा दे दिया गया है पीटीआई को, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, मेरा ये ख्याल है कि जो जनरल आसिम बाजवा साहब हैं
उनके हवाले से उन्होंने लाजमन अपना जो पुराना सबक अदा है उससे इजाजत तो ली होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव इमरान खान साहब का है, ये फौज का इनिशिएटिव नहीं है उनको इंफॉर्मेशन में लाने का। और इमरान खान साहब चूंकि उनकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से मुतासर थे और वो चाहते थे कि इस तरह की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट उनकी हुकूमत भी कर सके, और कई तकरीरों में भी वो इस तरह के इशारे दे चुके थे कि वो इस तरह की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट चाहते हैं। और जनरल आसिम बाजवा साहब जो हैं वो चूंकि ISPR में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न तरीके अपना चुके थे, तो शायद खान साहब ने उन्हें बाइसरार यहाँ लेके आए हैं कि आप हमें भी इस तरह का सेटअप जो है लगा कर दें। बाकी मुझे ज़ियाउद्दीन साहब से तकरीबन इत्तफाक है कि जब एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट बन जाती है तो जो प्रेजेंट और इनकम्बेंट लोग होते हैं जिस महकमे के, वो पसंद नहीं करते कि रिटायर्ड आदमी उनके मुकाबले में कोई और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको मैनेज करे और उसके मुकाबले में लाए। ये मैं भी एग्री करता हूँ, और ये मुश्किलात जो हैं जनरल आसिम बाजवा को होंगी। दूसरा, फौज के अंदर तो आप कहते हैं और काम हो जाता है, जबकि सिविलियन के अंदर और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत रुकावटें होती हैं, बहुत मसाइल होते हैं, डिस्कशन होती है, कई लेवल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो रुकावटें डालते हैं, और बाज़ औक़ात उनकी बातें दुरुस्त भी होती हैं। तो जनरल आसिम बाजवा के लिए भी ये नई एक फील्ड होगी, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स में पहले नहीं, वो पॉलिटिकल ओहदा उनके पास पहले कभी नहीं था। तो इसलिए देखना ये होगा कि जितनी आसानी से वो कोर कमांडरशिप ISPR के हेड या ADC रहे या मुख्तलिफ हैसियतों में रहे और सब में कामयाब रहे, क्या इस हैसियत में भी कामयाब रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये जरा आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये जरा मुश्किल होगा जी। इसके ऊपर मैं छोटा सा वक्फा लेती हूँ, मगर असल सवाल ये है कि दुनिया भर में ये बात की जा रही है कि कोविड-19 की वबा के बाद जितनी भी मीडिया या मीडिया पर्सन्स हैं उनके ऊपर मज़ीद कदगनें लगाई जा रही हैं, और जहां हमने देखा है कि स्टेट ज़्यादा कदगनें लगाती रही है वहां पे मज़ीद स्टेट जो है वो भारी हो गई है सहाफ़त के ऊपर। क्या पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त को कोविड-19 की वबा मज़ीद धचका लगाएगी? यही हम पूछेंगे अपने तज्ज़िया निगार से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नसीम ज़हरा साहिबा, ब्रेक से पहले ही हम बात कर रहे थे कि कोविड-19 की आड़ के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर कदगनें मज़ीद सख्त होंगी और लगेंगी मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान में आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि मैंने देखा कि जब आप वज़ीर आज़म के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गई तो आपने शिकायत की और आपने कहा कि आपको ज़्यादा मीडिया पर्सनल को बुलाना चाहिए था, तो उधर भी आपको महसूस हुआ कि कुछ मीडिया के लोगों को बुलाया गया था और कुछ को नहीं बुलाया गया था। तो आपको क्या लगता है कि इस हुकूमत ने कुछ मीडिया हाउसेस को इन द बून डॉग्स डाला हुआ है? देखिए, मेरा ख्याल कि ये तो साफ जाहिर है कि कभी किसी मीडिया हाउस से प्रेशर, मैं जिस चैनल पर बैठी हूँ उसको तो 2 दफा दे पुल्ड इट ऑफ एयर, किसी और चैनल के साथ ऐसे नहीं हुआ जैसे हमारे साथ हुआ है। तो बहरहाल ये तो इसमें सिलसिला चलता है। मेरा ख्याल है ये बड़ी क्लियर है बात मुनीजे के हुकूमत कुछ भी कर ले, जहां भी कोशिश करे कि सेंसरशिप करे या किसी तरीके से डालने की कोशिश करे, डायलॉग रुकता नहीं है, बातचीत बंद नहीं होती। आपके साथ कौन है? सोहेल वड़ाइच साहब हैं, कौन बैठे हैं? ज़ियाउद्दीन साहब बैठे हैं। कोई बात है जो ये करना चाहते और नहीं करते? तो हुकूमत को या जो इदारे जो हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी कोशिश करती है कि अगर डायलॉग को रोके तो रुकता तो नहीं है, लोगों को तकलीफ होती है और इंस्टीट्यूशंस को यानी मीडिया हाउसेस को तकलीफ हो जाती है थोड़ी देर के लिए, और बेचारे जो वो लोग होते हैं जिनकी जो वेजेस डेली वेजेस पे हैं या रिपोर्टर्स वगैरह, उनके साथ तो बड़ी ज्यादती होती है। वो सब चीजें होती हैं और उसको सहते भी हैं। अब आपके साथ अफजल भट्ट साहब हैं जो इस चीज को आगे लेके बढ़ते हैं और इनकी जर्नलिस्ट की जो हकूक है उस पर बात करते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज देखने की ये है
कि मुनीज़े कोशिश जो भी कर लें, आज तो बिल्कुल दिस इज कंप्लीटली फूलहार्डी, ये इतनी एक नासमझी, अहमकाना और बेमानी बात है कि आप अगर सवाल उठाने से रोकें या आप बात को रोकें या आप सोच को रोकें। नहीं मगर आज कता कलामी माफ, इसके अंदर एक बात मैं ज़रूर करूंगी कि कुछ इलाकों के अंदर रिपोर्टिंग हुई, मगर बाद में कुछ जर्नलिस्ट को, जिस तरह के गौहर वज़ीर का मैं एग्जांपल देती हूं, उन्होंने खारकमर चेक पोस्ट के ऊपर जब रिपोर्टिंग की तो उनको हिरासत में ले लिया गया और ATA के तहत उनके ऊपर पर्चा भी बनाया गया, फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। उसके नतीजे में उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फिर किसी सहाफ़ी ने उस इशू के ऊपर, यानी कि जो पश्तूनों के राइट्स हैं, उसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं की। तो आप नहीं समझती कि एक जगह जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ ट्रेंड करती है मगर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आरिफ वज़ीर के कत्ल को रिपोर्ट नहीं करता, तो एक तरीके से एक ब्लैकआउट हो गया है कुछ इलाकों का? देखिए, ये बात मुनीज़े बिल्कुल ब्लैकआउट कभी आप आरिफ वज़ीर का देखें, सबने सोशल मीडिया पे बात की, आप ठीक कह रही हैं, इधर नहीं हुआ। PTM पे कोशिश बड़ी की कि बात दबे, लेकिन नहीं दबती, बात तो होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कहीं कहीं ब्लैकआउट होता है, लेकिन ये वो दौर नहीं है कि बातचीत नहीं होती। ये वो दौर, मेरा मतलब कि इट इज सच अ डिफीटिस्ट अप्रोच और सच अ काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच। आज मैं आपको बताऊं कि ये जो नए मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन, वो हमारे प्रोग्राम में थे, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आज हमने ये तय किया कि हम डायलॉग करेंगे और हमारा ख्याल है कुछ गलतियां भी हुई हैं हमसे, ये उन्होंने कहा ऑन द रिकॉर्ड कि हमसे गलतियां भी हुई हैं और बातचीत करना लाजमी है। अगर हमें शिकायत, बिल्कुल उन्होंने कहा अगर शिकायत है तो हम बात करेंगे। अच्छा, ये अभी कोई खुली बात है कि 2 मीडिया हाउसेज जो हैं उनकी हुकूमत से बातचीत हुई है, कुछ चीजें सेटल भी हुई हैं, और ये मेरा ख्याल है कि जब प्रेशर पड़ता है मीडिया हाउसेज भी, उनको भी पता है कि सर्वाइवल की बात है, हुकूमत को भी समझ आती है कि जो लड़ाई झगड़ा है वो ज्यादा देर आपको आगे ले जा नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अब नए मिनिस्टर आए हैं, शायद कोई अब आप चेंज देखें। आप भी जिक्र कर रही थी ब्रेक से पहले इसका, तो और आज और उन्होंने बाय द वे ये भी आपको बता दूं कि हमसे पूछा भी हमने कि अब आप भी हैं और जनरल बाजवा भी हैं, तो कौन ये चलाएगा, कौन? ही सेड, बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा कि मिनिस्टर इज द लीडर एंड आई विल बी लीडिंग इट, और जो रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह है कुछ PTV की और इसकी उसकी वो करने वाली है, और ISPR का एक्सपीरियंस वो लेके आए हैं। मगर नसीम साहिबा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपसे हमारा राब्ता टूट गया था, मगर अफजल भट्ट साहब बैठे हुए, उनकी जानिब जाती हूँ। उन्होंने ये कहा कि मुझे उनसे कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मुझे लगता है कि हालात कुछ बेहतर होंगे। मगर अफजल भट्ट साहब, आपकी भी शिबली फराज साहब से बात हुई होगी, आपको लगता है कि वो जो एक ब्लैकआउट हुआ है और वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं, कि उसको वो उस अंधेरों से वो उस इलाके को निकाल लेंगे जो हमने देखे हैं कि माजी में उनके ऊपर अंधेरे रहे या वहां पे रिपोर्टिंग नहीं होती रही, जिस तरह के वजीरिस्तान में? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि मैं एक हवाले से तो बहुत पुरुमीद हूँ कि ये जो अखबारात का जो फिनेंशियल प्रॉब्लम है, जो मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों के 10-10 माह के तनख्वाहों के प्रॉब्लम है, ये तो शिबली फराज साहब, मुझे उम्मीद ये है कि जो उन्होंने कल कहा भी है, अनाउंसमेंट किया कि मैं ईद से पहले ये हल कर दूंगा। मैंने दूसरा पोर्शन ये कहा था कि जो प्रेस फ्रीडम के जहां तक मामलात हैं, मुझे उस हवाले से कोई उम्मीद नहीं है कि शिबली फराज साहब इतने ताकतवर होंगे कि जब तक इमरान खान खुद ना चाहते हो, प्राइम मिनिस्टर ना चाहता हो कि मैं इस मुल्क के मीडिया को फ्री करना है, तो फिर पिंडी की तरफ से भी इतनी ज्यादा पाबंदियां हो, तो फिर शिबली फराज उधर क्या करेंगे? मगर आपके नजरिए में, चूंकि आपके पास सारे सहाफी आते हैं, क्या वाकई में इतनी पाबंदियां बढ़ गई हैं जब से नई हुकूमत आई है, या आप समझते हैं कि ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है? देखें मुनीज़े, मैं समझता हूं कि तारीख का बदतरीन अनअनाउंस सेंसरशिप हमने फेस किया है इन दिनों में, और अगर मैं, क्योंकि हमने अपने बड़ों से, ज़ियाउद्दीन साहब से, नुसरत साहब से, इन सब से ये सीखा है कि हम बुरी जमहूरियत को भी कभी किसी डिक्टेटरशिप के दौर के साथ उसका कंपैरिजन नहीं करते, ताकि लोगों में ये बात ना जाए कि कोई डिक्टेटर बेहतर भी हो सकता है। लेकिन अब हमारे दोस्त आके हमें ये कहते हैं कि ऐसी पाबंदियां के अनाउंस हो तो पता होता है, अनअनाउंस कि आपको पता ही नहीं कि आप टिकर अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, आप खबर अपनी मर्जी से नहीं दे सकते।
तो फिर हमारे पास लोग आकर अब तो ये कंपैरिजन करना भी शुरू हो गए हैं जो हम कभी नहीं करते थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि आप वजीरिस्तान को और बलोचिस्तान को छोड़ें, अब बाकी पूरे पाकिस्तान की भी आप बात कर लें। मुझे किसी डायरेक्टर न्यूज से आप बात कर लें, आपको वो बताएगा कि किस तरह की पाबंदी का उसे सामना है। और दो इदारे जो थोड़ा बहुत जिनमें दमखम था, वो डॉन था और जंग ग्रुप था, उन दोनों के साथ क्या हुआ, माली तौर पर उन्हें तबाह कर दिया गया है, और उन दोनों के मालकान के साथ क्या किया जा रहा है वो आपके सामने है। ज़िया साहब, जिस तरह के अफजल भट्ट साहब कह रहे हैं, इस तरह का ट्रेंड एक मीडिया के ऊपर भी आया था जब नई अपॉइंटमेंट हुई थी स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन की, तो ये कहा गया था कि स्मार्ट लॉकडाउन तो हुआ नहीं मगर स्मार्ट मार्शल लॉ लग गया। इज इट अ फेयर क्रिटिसिज्म या आपको लगता है कि बड़ा सख्त बात हो गई है? हाँ, नहीं, इंप्रेशन तो है, लेकिन जो सोशल मीडिया जो है वो दो धारी तलवार है। सोशल मीडिया डेमोक्रेटाइज कर इंफॉर्मेशन को, मीडिया आप का कस्टमर जो है वो खुद प्रोड्यूस करता, तो दूसरी तरफ ये हुआ है क्योंकि आई एम सॉरी, ये लाइन में कुछ मसला हो रहा है। सोहेल साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, वुड यू लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन कि ये सवाल किया जा रहा है, मगर जिस तरह ज़िया साहब की मुझे थोड़ी सी बात समझ में आई है कि जो सोशल मीडिया है वो अभी तक है, मगर सोशल मीडिया के ऊपर भी तो कदगने लगने की बात हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया का तो अभी उसकी कितनी आज़ादी है और कितनी बेमहा आज़ादी है और उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ये एक अलग मौजू है। लेकिन जाहिर है वो तो वक्त के साथ ही जिस तरह वो मुंजबित होगा या डिसिप्लिन होगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब आप एक फियर पैदा कर देते हैं तो उसके बाद उसका नफ्सियाती असर ये होता है कि ओवरऑल बहुत सारे सच वैसे ही छुप जाते हैं। यानी अगर उस पर सही तरह से पाबंदी ना भी हो बड़ी वाज़ेह तौर पर, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो है वो आनी बंद हो जाती हैं। जैसे आपने वजीरिस्तान की मिसाल दी, इसी तरह की हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं कि जब कोई हुकूमत या अथॉरिटी जो है वो कोई पाबंदी लगाती है तो उसके नतीजे में वो सारा प्रोसेस ही बंद हो जाता है, क्रिएटिव प्रोसेस या उसके बारे में जो क्रिटिसिज्म या उसके मुतल्लिका खबरें वो सारी बंद हो जाती हैं और एक तरह का स्टेलमेट आ जाता है। तो इसलिए ये पाबंदी जो है इसके असरात पर बहुत दूर तक जाते हैं। ठीक है, इधर छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। सवाल वही है कि कोविड-19 की आड़ में क्या मीडिया के ऊपर मज़ीद कदगने मुस्तकबिल में लगेंगी, और अगर लगेंगी तो उसके साथ मीडिया जो हमेशा उसने एक इंडिपेंडेंस की जंग लड़ी है वो कैसे लड़ेंगे। इस किस्म के हालात के अंदर क्या एक उम्मीद की किरण है शिबली फराज की सूरत में, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ज़िया साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह एक तरीके से जो जमहूरी स्पेस है वो नुचड़ती जा रही है, सुखड़ती जा रही है, मगर पार्लियामेंट की तरफ अगर देखें तो पार्लियामेंट के अजलास अभी तक जब से ये कोविड-19 की वबा फैली है तब से नहीं हुआ, और अपोजिशन ये बार बार कह रही है कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? चूँकि एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से नामुमकिन है, इसलिए चूँकि खदशा है और ख़तरा है कि इसे जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी ये वबा लग सकती है। नहीं मुनीर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी जी, साफ आ रही है। मेरा ख्याल है जी साफ आ रही है आपकी आवाज। जब सुप्रीम कोर्ट चल सकती है, हाई कोर्ट चल सकते हैं, तो पार्लियामेंट क्यों नहीं चल सकती? और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सोशल डिस्टेंसेस, तो वो एक जिसको कहते हैं ना कि उतने लोगों को बुलाएं जिससे उनकी वो पूरी हो जाती है जो जरूरत होती है एक पार्लियामेंट को चलाने की, तो वो उनको बुला सकती हो, सोशल डिस्टेंस रख सकते। उन अगर 350 मेंबर्स की बजाय आप 80 मेंबर्स बुलवा लें तो कोरम पूरा हो जाता है, और उस तरह सेनेट
तो मैंने समझता है कि कोई बड़े आप बुला सकते हैं और सेशन को चला सकते हैं और मेंबर्स बदल सकते हैं, सेशन जारी रहेगा। अब तो बजट जो होगा, बजट की जब